Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So in last lecture, हमने chapter number 7 congruence of triangle start कर दिया था. So today we will continue this chapter. In last lecture, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम 4 क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. SSS means side 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 criteria. SAS side angle side. ASA angle side angle and RHS right hand side criteria. तो लास्ट लेक्चर में हम एक 7.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी और एक क्राइटेरिया SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हमने समझ लिया था. इन टुडेज लेक्चर we will learn about two criterion SAS and ASA side angle side and एंगल साइड एंगल. ये दो क्राइटेरिया आज हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So first, SAS congruence criterion, side angle side congruence criterion. If under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. देखो फर्स्ट ट्राइंगल, फर्स्ट क्राइटेरियन हमने साइड 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 SSS क्राइटेरियन में हमने क्या देखा था कि if under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. कि एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स एकदम इक्वल होती हैं दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये हमने SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन में पढ़ा था. अब है हमारा SAS मींस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. If under a correspondence two sides and the angle between included between them of a triangle, एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल अगर एकदम इक्वल होता है to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो इट मींस देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल. ऐसा नहीं कि ये दो साइड्स और एंगल ये नहीं, जो दो साइड्स एक जैसी है. सी AB is 3.8, this DE is also 3.8, BC is 4 centimeter, EF is 4 centimeter, and the angle between these two lines is 30 degree in this triangle, and in this triangle also this angle is 30 degree. It means they are congruent. तो दो जो साइड्स इक्वल होंगी किसी एक ट्राइंगल की और उसके बीच का एंगल और दूसरे ट्राइंगल के सेम दो साइड्स और उसके बीच का एंगल अगर एक जैसे हैं, तो इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड DEF. अब आप इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो आपको दिखेगा ABC correspondence is the one correspondence between the vertices of the two triangles. It means देखो A D के corresponding है, B E के corresponding है, C F के corresponding है. देखो इस congruence रूल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्टेक्स किसके करस्पॉन्डेंस है, तो ही हम बताएंगे ये इसके करस्पॉन्डिंग है, बी ई के करस्पॉन्डिंग है, सी एफ के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है इस ट्राइंगल के. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बताया है. BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल ABC, जब हम इस तरीके से लिखते हैं इसका मतलब जो बीच में है वहां पर एंगल है, इज इक्वल टू ट्राइंगल DEF. सी ट्राइंगल एंगल ABC कौन, तो एंगल कहां पर है? B वर्टेक्स पर. एंगल DEF तो एंगल कहां पर है? E पर. तो दोनों इक्वल है, तो वी कैन राइट एंगल ABC
इज इक्वल टू एंगल DEF, और ये बताया AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 3.8 and BC is equal to EF is equal to 4 centimeter and angle ABC is equal to angle DEF. तो इसमें तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए ना, दो साइड्स और बीच का एक एंगल. तो वी कैन राइट द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC are equal to the corresponding two sides and the included angle of triangle DEF. It means triangle ABC is congruent to triangle DEF by side angle side congruence rule. समझ में आया ना कि ट्राइंगल ABC की दो साइड्स और उसके बीच का एंगल करस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उसके बीच के एंगल के, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. जो रूल फॉलो कर रहे हो दोनों ट्राइंगल वो हमें लिखना है, और आपको पहले इस तरीके से दोनों लाइन जो सेगमेंट इक्वल है उनके बारे में लिखना है, फिर एंगल के बारे में लिखना है, फिर तीनों चीज जब इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, देन यू कैन राइट लाइक दिस कि टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग two sides and the included angle of triangle DEF. Okay, now try this given on page number 143 and 144. First question, which angle is included between the sides DE and EF of triangle DEF? मतलब दो sides है, एक साइड DE और एक साइड EF. इन दो साइड्स के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल E है ना, DEF है ना. ये क्वेश्चन क्या है, दो साइड्स दी हुई है DE और EF, उनके बीच का एंगल पूछा है. तो एंगल DEF इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स DE एंड EF ऑफ ट्राइंगल DEF. सिंपल क्वेश्चन था ये तो. सेकंड, बाय अप्लाइंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल यू वांट टू एस्टैब्लिश दैट triangle PQR congruent to triangle FED. It is given that PQ is equal to FE and PR is equal to DF. So what additional information is needed to establish the congruence? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बताना है. तो उन्होंने दो साइड्स तो इक्वल दी हुई है, अब एक तीसरी कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि उससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए. तो साइड एंगल साइड में क्या है, दो साइड के साथ साथ उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल साइड एंगल साइड दे आर कॉन्ग्रुएंस. तो हमें तीसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, दो साइड तो उन्होंने दी हुई है कि PQ इज इक्वल टू FE and PR is equal to DF. So what additional information is needed to establish the congruence? Congruence होने के लिए एक और information कौन सी चाहिए, उन दोनों sides के बीच में included angle अगर वो भी equal होगा then they are congruent. The 1:1 correspondence between the vertices of triangle PQR and FED is PQR and FED. It is given that PQ is equal to EF and RP is equal to DF. देखो जो जिसके इक्वल है वो ही लिखना है. ये PQ, P का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, F के साथ, Q का करस्पॉन्डेंस E के साथ, R का करस्पॉन्डेंस D के साथ. तो हमें वही लिखना है, ठीक है. तो PQ is equal to EF and RP is equal to DF. Okay, so the additional information needed for applying SAS congruence rule is कि angle QRP is equal to angle EFD. कि इन दो एंगल के बीच में, इन दो साइड्स के बीच का जो एंगल है, देखो QPR और FEFD, तो ये एंगल P और एंगल FP अगर इक्वल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे. समझ में आया, सिंपल है ना. बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइड एंगल साइड है तो दो साइड्स और उसके बीच का एंगल
इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल के, तो दे आर कॉन्ग्रेंस. नाउ थर्ड क्वेश्चन सी, इन द फॉलोइंग फिगर्स मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड. दो ट्राइंगल, दो फिगर्स दी हुई हैं, दो क्या बहुत सारी फिगर्स है, 1 2 3 4 फिगर्स है. उसमें इन द फॉलोइंग फिगर्स मेजर ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड, ट्राइंगल्स के कुछ पार्ट इंडिकेटेड है. तो बाय अप्लाइंग SAS कॉन्ग्रेंस रूल स्टेट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. तो आपको ये बताना है, SAS कॉन्ग्रेंस रूल अप्लाई करके ये बताना है कि वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं. इफ एनी इन ईच केस, इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म. और जिस केस में अगर वो कॉन्ग्रेंस हैं तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में उनको लिख के बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. बेटा जब भी आप ये वीडियो देखो, साथ में अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना. टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप फिगर देखते जाना और सुनते जाना कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमको फिगर दिख रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल क्या है ABC और एक ट्राइंगल दिख रहा है DEF. तो आप पहले ओरली देख सकते हो, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर, दिस इज 80 डिग्री एंगल between these two line, 80 डिग्री, एंड द एंगल इन दिस ट्राइंगल इज 70 डिग्री. तो साइड्स तो आपको इक्वल दिख रही है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे. तो हमें एक मतलब ओरली तो पता चल गया, अब हम इसको लिखेंगे कैसे. सी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB is equal to 2.5 centimeter, DE is equal to 2.5 centimeter. It means AB is equal to DE हो गया, है ना. AB 2.5 सेंटीमीटर है, DE 2.5 सेंटीमीटर है. It means AB is equal to DE. Now next, AC is equal to 2.8 centimeter and DF is equal to 2.8 centimeter. तो it means AC is equal to DF हो गया. तो टू लाइंस तो हमारी इक्वल हो गई. नाउ एंगल A is 80 डिग्री एंड इंक्लूडेड एंगल D is 70 डिग्री. ये दो लाइन के बीच का एंगल 80 डिग्री है और इन दो लाइन के बीच का एंगल 70 डिग्री है. इट मीन्स एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D. तो मतलब एंगल जो हुआ वो इक्वल नहीं हुआ. तो ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF. इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. और अगर आप ये देख के बोलते नो मैम एंगल इज नॉट इक्वल सो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट, तो आपको फिर उतना ही मार्क्स मिलेगा. जो दिया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू राइट दीज steps कि this is given in the question, this is equal, this is given in the question, this is equal, but angle included angle between these two lines is 80 degree in this figure and in this figure included angle is 70 degree. It means angle A is not equal to angle D. So therefore triangle ABC is not congruent to triangle DEF. समझ में आया? इस तरीके से आपको लिखना है. Now second question अब आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2.5 सेंटीमीटर है एक लाइन, तो ये 2.5 सेंटीमीटर दिख रही है. एक लाइन 3 सेंटीमीटर दिख रही है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर दिख रही है. इंक्लूडेड एंगल 35 दिख रहा है और इंक्लूडेड 35, तो देख के लग रहा है कि हाँ दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट है क्योंकि लाइंस भी इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल जो है वो भी इक्वल है. तो आप कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल ACB, जहां पे एंगल होता है वो बीच में आता है, तो ACB, और यहाँ क्या बोलोगे, ट्राइंगल RPQ. AC इज इक्वल टू RP, है ना. AC 2.5 सेंटीमीटर है और RP 2.5 सेंटीमीटर है. तो इट मीन्स AC इज इक्वल टू RP, ये तो इक्वल हो गया. इन सेकेंड लाइन BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो QP, देखो C पर एंगल है तो P पर भी एंगल आएगा, तो C करस्पॉन्डिंग होगा P के, तो B करस्पॉन्डिंग होगा Q के. तो अगर आप BC लिख रहे हो तो B के साथ किसको लिखोगे, QP लिखोगे. PQ लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. हाँ, तो BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and QP is equal to 3 सेंटीमीटर. इट मीन्स BC is equal to QP. तो PQ नहीं लिख सकते आप, QP ही लिखोगे क्योंकि B ये वर्टेक्स है तो उसके साथ उसका करस्पॉन्डिंग Q है, C पर एंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग P है. सो BC is equal to QP. ठीक है, ये दो लाइन हो गई. अब इंक्लूडेड एंगल C is equal to 35 डिग्री and included angle P is also 35 degree. It means angle C is equal to angle P. See,
Angle C is equal to angle P. So here two sides and the included angle of triangle ACB are equal to the corresponding two sides and included angle of RPQ. So it means therefore triangle ACB congruent to triangle RPQ. ACB लिख रहे हैं तो A का corresponding R, C का corresponding P एंड B का corresponding Q. तो जो जिसके corresponding होता है हमें बिल्कुल उसी तरह लिखना होता है. ठीक है, तो triangle ACB is correspondence to triangle RPQ. तो by SAS congruence rule they are congruent. समझ में आया? Now next third. अब थर्ड में देखो, this is 3.5 सेंटीमीटर, this is also 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 इंक्लूड एंगल 40 दिख रहा है, यहाँ भी 40 दिख रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगे. तो सीधे लिख देंगे. तो कैसे लिखोगे? जैसे सेकंड क्वेश्चन था DEF लिखा है यहाँ पर. अगर DEF लिखा होगा तो PRQ लिखा होगा. देखो, क्योंकि D का करस्पॉन्डिंग P, E का करस्पॉन्डिंग R, F का करस्पॉन्डिंग Q. तो ट्राइंगल DEF and triangle PRQ. So DF is equal to PQ is equal to 3.5 centimeter. Now EF is equal to RQ is equal to 3 centimeter. देखो EF लिखा है आपने, तो E ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? R. तो EF लिखोगे तो RQ लिखोगे, QR लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. Q का मतलब वो E के करस्पॉन्डिंग हो गया. नहीं, E के करस्पॉन्डिंग क्या है? R. और F के करस्पॉन्डिंग क्या है? Q. तो अगर आपने EF लिखा है तो आपको RQ लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो EF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, RQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो ये इक्वल हो गए. EF इज इक्वल टू RQ. नाउ included angle F is 40 degree and included angle Q is also 40 degree. So it means angle F is equal to angle Q हो जाएगा. So here two sides and the included angle of triangle DEF are equal to the corresponding two sides and included angle of PRQ. The triangle DEF is congruent to triangle PRQ by SAS congruence rule. तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं. अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. First important thing is what is given in the question. You have to write first this, then अगर वो तीनों इक्वल हो जाते हैं, then ये जो स्टेटमेंट है ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि two sides and the included angles of triangle DEF are equal to the corresponding, मतलब उसके साथ जो एंगल दिया हुआ है of triangle P, two sides and included angle of triangle PRQ. It means this is congruent to this triangle by SAS congruence rule. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो दो ट्राइंगल कैसे दिए हुए हैं, है ना. देखो यहाँ है PQ और SR. अब देखो एक ट्राइंगल हो गया PQ और ये है SR, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको बीच में डायगोनल है. डायगोनल करने से ये एक ट्राइंगल बन गया और ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना. अब आप देखो जब वो होता है रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम होता है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. अब यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है. इसके इंक्लूडेड एंगल 30 डिग्री है, इसका भी इंक्लूडेड एंगल 30 डिग्री है. तो देखो अब कैसे लिखेंगे इसको. इन ट्राइंगल PQR and triangle RSP, ना. इसमें देखो तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RSP कौन कौन किसके करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं आपको. PQ इज, मैं यहाँ पे एक उसको अलग से ड्रॉ करती हूँ, देखो सामने तो आपको दिखेगा. इस तरह का फिगर ये दिया हुआ है, है ना. और ये डायगोनल है इसकी एक, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. ये आपको फिगर में दिख ही रहा है, मैं क्लियरिटी के लिए बता रही हूँ आपको खाली एक. ये दिस, इसका नाम है PQR एंड S
और दिस इज 3.5 सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो एक ट्राइंगल क्या बन गया, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल क्या बना, ट्राइंगल आर। तो पी का करस्पॉन्डिंग क्या है, आर, आर एस एंड पी। तो पी का करस्पॉन्डिंग आर, क्यू का करस्पॉन्डिंग एस एंड आर का करस्पॉन्डिंग पी, आर एस पी। तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, पी क्यू तो हम क्या लिखेंगे आर एस, क्योंकि पी पर एंगल है तो पी का करस्पॉन्डिंग आर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो एस आर नॉट आर एस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ आपको कि पी पर एंगल है और आर पे एंगल है। अगर आप लिख रहे हो पी क्यू इज इक्वल टू, देखो सी 3.5 सेंटीमीटर, so RS is also is equal to 3.5 सेंटीमीटर, so PQ is equal to RS, है ना। अब PR, ये PR ये कॉमन है दोनों, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी, है ना। तो इक्वली होगी क्योंकि एक ही कॉमन लाइन है, तो ये कॉमन साइड इक्वल हो गई। इंक्लूडेड एंगल P या QPR लिखो इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इंक्लूडेड एंगल SRP, क्योंकि Q है ना, Q का करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बताया, S है, तो आपने अगर QPR लिखा है तो आप क्या लिखोगे SRP, वो कितना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एंगल P इंक्लूडेड एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इंक्लूडेड एंगल R इज ऑल्सो 30 डिग्री, तो दे आर इक्वल। सो हेयर टू साइड्स, एक तो कॉमन साइड होगी, ये जो साइड थी ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो ये इक्वल हो गई और ये इक्वल हो गई और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गए। सो हेयर टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर are equal to the corresponding of two sides and the included angle of RSP। PQR बोला तो RSP, देखो PQR तो P पर एंगल है तो R करस्पॉन्डिंग, Q इधर है कॉर्नर पे तो यस, तो RSP of triangle are congruent, so PQR is congruent to triangle RSP by SAS congruence rule। समझ में आया, है ना, इजी है ना। बस आपको ये देखना है कि क्या इक्वल है और किसके करस्पॉन्डिंग क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी का करस्पॉन्डिंग आर। तो अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर लिख रहे हो तो दूसरा ट्राइंगल क्या लिखोगे आर एस पी, क्योंकि पी का करस्पॉन्डिंग आर, तो जैसे पी पहले लिखा है तो आर पहले लिखोगे, फिर बीच में क्यू है तो इधर एस लिखोगे, है ना, फिर आर है तो फिर पी लिखोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन। In the figure AB, where is AB? This is AB, and CD bisect each other at O। ठीक है, दो डायगनल है, एक AB और एक CD, दोनों एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट कर रही है, O पर। तो स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन टू ट्राइंगल AOC एंड BOD। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट, कि जो दो लाइन एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री से कट कर रही हो, है ना, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना। मैंने क्या बताया था आपको, बताया था कि जैसे दो लाइन, एक वन लाइन इज दिस, है ना, इसको एक लाइन ने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री एंगल से बनाते हुए बीचों बीच से कट करे, तो ये दो लाइन जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एट जीरो पर। समझ में आया, इसे बोलते हैं बाइसेक्ट। ये बार बार मैं आपको फिफ्थ सिक्स में भी बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। इसे कहना है बाइसेक्ट करना, कि जब दो लाइन एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री एंगल से बीचों बीच से कट करे तो मतलब बाइसेक्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल, अब दो इसमें एंगल बन गए, एक हो गया AOC और दूसरा हो गया BOD, तो ऑफ ट्राइंगल। तो नाउ AB and CD bisect each other at O। तो in triangle AOC and BOD, AO is equal to BO, A के करस्पॉन्डिंग क्या है B, तो AO is equal to BO क्योंकि बाइसेक्ट किया है, और CO is equal to DO, और एंगल AOC is equal to एंगल BOD।
तीनों चीज इक्वल हो गई। इन्होंने पूछा कि ये जो दो ट्राइंगल बने, इन दोनों ट्राइंगल में तीन जो इक्वल पार्ट है वो बताओ। तो देखो बीचों बीच से कट कर रहे हैं, तो दो जो पार्ट हुए एकदम इक्वल होंगे। तो एओ इक्वल हो गया ओबी के, और सीओ इक्वल हो गया डीओ के, और एंगल जो बना एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी वो भी इक्वल हो गया। तो तीनों पार्ट इक्वल हो गए, तो हो गया ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब दोनों एंगल, तीन चीज उसमें इक्वल हो गई, दो साइड्स भी इक्वल हो गई और उनके इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तो ऐसा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो हो रहा है। तो हम कौन सा इन दोनों में से लिखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, AOC इज कॉन्ग्रुएंस टू DOB कि AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOD। देखो देखने से मालूम चल रहा है बी वाला सही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, जो जिसके करस्पॉन्डिंग होता है, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग बी, ओ दोनों में कॉमन है बीचों बीच, और सी का करस्पॉन्डिंग डी। तो AOC congruence to triangle BOD। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, two sides and included angles of triangle AOC are not equal to the corresponding two sides and the included angle DOB। इसमें क्या है, two sides of include angle AOC, और दूसरा क्या दिया है DOB is not equal। तो इसलिए ये जो है statement A is not true। From the figure it is clear that two sides and the included angle of triangle AOC, क्योंकि AO और OB ये इक्वल है, और CO और DO ये इक्वल है। तो एंड इंक्लूडेड एंगल जो है एंगल O वो दोनों में कॉमन है, तो वो जो हो गया वो सही हो गया। तो इसका मतलब AOC is congruent to triangle BOD। The statement B is true। वो देख के आप बता सकते हो, देखो है ना, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग B और O तो दोनों में कॉमन है, और C का करस्पॉन्डिंग D। तो हम कैसे लिखेंगे, A ट्राइंगल AOC is congruent to triangle BOD, क्योंकि AO is equal to BO and CO is equal to DO। और इसमें क्या बोल रहे हैं, AOC में AO और DO, तो AO और DO कहाँ इक्वल है ही नहीं, इसलिए ये जो है वो फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने अभी तक पढ़ा आपका सारा SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है SAS एंगल साइड एंगल, मतलब उसमें दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल था। अब इसमें दो एंगल और दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड, वो अगर इक्वल होगी एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल से, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स and the included side of a triangle are equal to the corresponding angles and the included sides of another triangle, then the triangles are congruent। मतलब सी ABC ट्राइंगल है और DEF ट्राइंगल है, तो इसमें एंगल A इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल D और एंगल B इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल E, और इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल के बीच की जो साइड है, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर, दिस इज 3.8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू DE। तो इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट। उस पिछले इस वाले में हमने पढ़ा था दो साइड्स और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, और इस अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन दो एंगल और उन दोनों के एंगल के बीच की साइड्स अगर एक ट्राइंगल की इक्वल होती है दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, तो दे आर कॉन्ग्रुएंस। तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो इन ट्राइंगल सी, इन ट्राइंगल DBC और ABC और DEF में ABC is corresponding to DEF is the 1-1 correspondence between the vertices of triangle। A is corresponding to D, B is corresponding to E, and C is corresponding to F। तो एंगल A is equal to angle D and angle B is equal to angle E, और the included side AB is equal to 2.8। अब इसमें उसमें इंक्लूडेड एंगल था क्योंकि दो साइड थी, दो साइड के बीच में एंगल था। अब यहाँ पे दो एंगल है और इंक्लूडेड क्या है, साइड है, तो इंक्लूडेड साइड D is equal to 2.8, तो AB is equal to D। तो अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC is to DEF, two angles and the included side of triangle ABC are equal to the corresponding। देखो ये जो चार लाइन है ये आपको याद कर लेने में, बार बार आपको बोल रही हूँ कि यही चार लाइन हर जगह लिखनी है। are equal to the corresponding two angles and the included side of triangle DEF।
तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. अब सम्स करेंगे तो और क्लियर होगा. देखो जैसे फर्स्ट ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 145 and 146. What is the side included between the angle M and N of triangle MNP? अब ये बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है सी, एक ट्राइंगल है ये, this is triangle and name of this triangle is M N and P. ये इस ट्राइंगल का नाम है. अब साइड और what is the side include between the angle this M and this angle N. तो ये दो एंगल हो गए और उसके बीच की साइड क्या हो गई MN, है ना, सिंपल है ना. उन्होंने बोला दो एंगल M और एंगल N के बीच में कौन सी साइड है, तो साइड MN इज इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स M and N ऑफ ट्राइंगल MNP. ट्राइंगल MNP के एंगल M और एंगल N के बीच में कौन सी लाइन है, MN लाइन है. तो दिस इज द आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये भी देखो सेम उसकी तरह जैसे हमने पहले साइड एंगल साइड किया. यू वांट टू एस्टैब्लिश ट्राइंगल DEF congruent to triangle MNP using the angle side angle congruence rule. You are given that angle D is equal to angle M and angle F is equal to angle P. So what information is needed to establish the congruence? अब जैसे उसमें था दो साइड्स दी हुई थी और पूछा था कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, तो आपने क्या पता था इंक्लूडेड एंगल. अब यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं और इसने पूछा कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इनको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए. तो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल की, है ना, यही चाहिए ना. तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंगल D इज इक्वल टू एंगल M, एंगल F इज इक्वल टू एंगल P. दिस इज गिवन to establish triangle DEF. देखो D का करस्पॉन्डिंग M, E का करस्पॉन्डिंग N और F का करस्पॉन्डिंग P. क्योंकि D पर एंगल है तो M पर एंगल है, F पर एंगल है तो P पर एंगल है, E पर नहीं है तो N पे नहीं है. तो अगर हम DEF पढ़ रहे हैं तो इसको हम MNP पढ़ेंगे. ये याद रखना है बेटा, जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वो उसके साथ ही आना चाहिए. ठीक है. सो to establish triangle DEF congruent to triangle MNP using angle side angle congruence rule, we need the side containing angle D and F to the equal to the side containing angle M and angle P. मतलब जो दो एंगल के बीच में साइड है ट्राइंगल DEF की वो इक्वल होनी चाहिए जो एंगल M और एंगल P के बीच की साइड है ऑफ ट्राइंगल MNP के. तो we need side DF is equal to side MP to establish the congruence. तो congruence बताने के लिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, हमें ये साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए. DF इज इक्वल टू MP. तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं. इन फिगर मेजरिंग सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. स्टेट which pair of triangles are congruent. In case of congruence, write the result in symbolic form. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे उसमें दिए थे साइड एंगल साइड में, ऐसी एंगल साइड एंगल में दिए, तो आपको देखना है कि कौन से कॉन्ग्रुएंस है और कौन से कॉन्ग्रुएंस नहीं है. सो इन दिस फिगर सी एंगल A is 40, एंगल F is 40. तो एंगल A किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, F के. एंगल B is 60, एंगल E is 60. तो एंगल B is corresponding to एंगल E. And side included between these two angle is 3.5 centimeter. This is also 3.5 centimeter. It means they are congruence. ये congruence होंगे. हमने देख लिया दोनों एंगल भी है और included side भी equal है. अब लिखेंगे कैसे, in triangle ABC and triangle D आएगा EF. Angle A is 40 degree. Angle F is 40 degree. So angle A is equal to angle F. Angle B is 60 degree. Angle E is 60 degree. It means angle B is equal to angle E. Now included side AB is equal to 3.5 centimeter and the included side EF is equal to 3.5 centimeter. So AB is equal to EF. So under 1-1 correspondence, देखो यहाँ पे तो
ABC एंड DEF दिया था, लेकिन अगर जब हमने देखा कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है और कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ABC, ए पे क्या है 40 डिग्री, 40 डिग्री कहां पर है F, तो ये क्या हो जाएगा FED। हमेशा वो मैंने जब आप जिसके करस्पॉन्डिंग कर देते हो तो आपको फिर एग्जैक्ट वैसे ही लिखना पड़ता है। तो ABC इज करस्पॉन्डिंग FED, क्योंकि A पर 40 तो F पे 40, B पर 60 तो E पे 60, और C पे कुछ नहीं तो D पे कुछ नहीं है। तो अगर हम ABC तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा FED बाय साइड बाय एंगल साइड एंगल करस्पॉन्डेंस, तो दे आर कांग्रेंस। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। सिंबल ऑफ कांग्रेंस मैंने आपको बताया ये होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक में है Q90 है, तो यहाँ पे ये D90 है, R50 है, तो यहाँ पे E50 है। अब साइड 3.3 है और यहाँ पे 3.5 है। अब देखते हैं क्या कांग्रेंस दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा है कांग्रेंस, है ना। अब लेकिन देखो दो एंगल के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, साइड तो यहाँ पे दी हुई है, अब ये देखना पड़ेगा कैसे होगा। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल P, तो हमें पहले एंगल P निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड साइड चाहिए। तो ये ट्राइंगल, ये एंगल हमें मालूम है, ये एंगल हमें मालूम है, तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, इफ कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इफ यू नो द मेजर ऑफ टू एंगल्स, यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग द एडिशन ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, तो हमें P मिल जाएगा। तो ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50, तो कितना आया 40 डिग्री। तो हमें एंगल P मालूम चल गया, तो P मालूम है, R मालूम है, तो इंक्लूडेड साइड, तो हम रूल फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही DEF में एंगल F फाइंड कर लिया, वो भी कितना आया 40 डिग्री, है ना। अब इन ट्राइंगल PQR एंड DEF एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री, F इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो P इज इक्वल टू F हो गया। नाउ R इज 50 डिग्री और E इज 50 डिग्री, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल F हो गया, एंगल E हो गया, सॉरी। नाउ the included side PR is equal to 3.3 centimeter and included side FE is equal to 3.5 centimeter. So PR is not equal to FE. देखो P किससे करस्पॉन्डिंग है F के, तो PR बोल रही हूं तो मुझे FE बोलना है, EF नहीं बोलना है, क्योंकि P करस्पॉन्डिंग है F के और R करस्पॉन्डिंग है E के। तो अगर मैंने PR is not equal to FE, so then it means triangle PQR is not congruent to triangle EFDE, है ना। क्योंकि देखो दो एंगल तो दिए थे और साइड यहां दी थी, तो हमें थर्ड एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो हमने पहले थर्ड एंगल फाइंड किया, थर्ड एंगल फाइंड करके हमने देखा कि एंगल्स तो दो जो है वो तो इक्वल हो गए, लेकिन इंक्लूडेड साइड जो है दोनों ट्राइंगल की वो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रेंस, वो कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, दो ट्राइंगल है P, वेर इज RPQ एंड LMN, तो कोई भी कैसे भी दिया हो, लेकिन जब आप कोई चीज इक्वल करने जाते हो तो मैंने क्या बोला, हमेशा ध्यान रखना है करस्पॉन्डिंग। देखो एंगल R इज 60 डिग्री, एंगल L इज 60 डिग्री, इट मीन्स एंगल R इज इक्वल टू एंगल L। नाउ एंगल Q इज 30 डिग्री और N इज 30 डिग्री, तो R किसके करस्पॉन्डिंग हो गया L के, Q किसके करस्पॉन्डिंग हो गया N के। The included side RQ is equal to 6 centimeter and the included side LN, क्योंकि R का करस्पॉन्डिंग L है, Q का करस्पॉन्डिंग N है, तो RQ बोल रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी LN बोलूंगी। It is also 6 centimeter, तो RQ is equal to LN, so under 1:1 correspondence RPQ, तो R के करस्पॉन्डिंग क्या है L और P के करस्पॉन्डिंग क्या है M और Q के करस्पॉन्डिंग क्या है N। तो अगर मैं RPQ बोल रही हूं तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी LMN, सी LMN। तो हमको जैसा दिया हो वैसा ही, जो जिसके करस्पॉन्डिंग होता है हमको उसके साथ वैसे ही पढ़ना है ना। सो दे आर करस्पॉन्डिंग, तो ट्राइंगल RPQ
is congruent to triangle LMN by angle side angle congruence rule. है ना, easy, पता चला ना कैसे करना है. Now next, अब in this question see one ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. तो in triangle D इसको मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. सी ओके, नाउ फिगर इज लाइक दिस. ठीक है, इसको मिला देंगे इससे और इसे मैच कर देंगे इससे. तो ये हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. दिस एंगल इज 45 डिग्री. अब ये बहुत अच्छे से समझना, देखो है इजी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखो अगर अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा. दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री and this is also 45 degree. 45 degree. ठीक है. इन ट्राइंगल DAB, तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है. तो ट्राइंगल DAB, तो A जो है ये अगर 45 है, ये 30, दोनों को प्लस कर देंगे तो एक हो जाएगा, 75 डिग्री हो गया. तो एंगल A कितना हो गया, 75 डिग्री. 45 प्लस 30 सी ट्राइंगल DAB, तो एंगल A कितना है, 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75 डिग्री. ट्राइंगल CBA, उसमें भी B कितना हो गया, 75 डिग्री, है ना. तो ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू ट्राइंगल CBA. ठीक है. सो ऑल्सो द इंक्लूडेड साइड AB कॉमन है दोनों में, ट्राइंगल DAB में भी है और ट्राइंगल CBA में भी है. तो AB इज कॉमन, है ना, इंक्लूडेड साइड. नाउ अंडर 1 करस्पॉन्डेंस, D is corresponding to C, A is corresponding to B and B is corresponding to A. तो हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए. समझ में आया. एंगल A 75 डिग्री हो गया, B 75 डिग्री हो गया, तो दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए. ठीक है. और DAB 30 डिग्री एंड ट्राइंगल CAB वो 30 डिग्री, वो एंगल कॉमन हो गया. और दोनों में इंक्लूडेड साइड AB, ये इसमें भी है, DAB में भी है और CBA में भी है, तो ये इंक्लूडेड साइड कॉमन हो गए. तो दो एंगल कॉमन हो गए ये, और दोनों एक साइड कॉमन, दोनों में कॉमन हो गई. तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, है ना. समझ में आया, सिंपल था ना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज fourth question. Given below are measurement of some parts of triangles. So examine whether the two triangles are congruent or not by SAS congruence rule. In case of congruence, write it in symbolic form. तो दो ट्राइंगल दिए हुए, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR. अब उसमें बताना है और उनके दिए हुए हैं इक्वल है कि नहीं. ये तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ देख के ही बताना है तुरंत तुरंत. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री. दो ट्राइंगल है DEF और PQR. एंगल D 60 डिग्री, Q 60 डिग्री, F 80 डिग्री, R 80 डिग्री. DF इज 5 डिग्री, QR इज 5 डिग्री. देखने में तो तीनों इक्वल लग रहे हैं, अब हम बना के देखेंगे. देखो DEF एंड QPR, तो DEF एंड QPR. तो D इज 60 डिग्री, Q इज 60 डिग्री, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q हो गया. F इज 80 डिग्री, R इज 80 डिग्री, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल R हो गया. The included side DF is 5 degree and included side QR is 5 degree. तो side DF is equal to QR हो गया. तो so under 1 correspondence DEF is corresponding to QPR. जैसे मैंने बताया था D पर 60 है तो Q पर 60 है ना. तो E पे कुछ नहीं है तो P पे कुछ नहीं है, F पे 80 डिग्री है तो R पे 80 डिग्री है. तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग होता है हमको बिल्कुल वैसे लिखना पड़ता है. अगर हम लिख रहे हैं DEF is corresponding to QPR, तो by congruence rule
triangle DEF is congruent to triangle QPR by angle side angle congruence rule. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन में दिया है D is 60 डिग्री, Q is 60 डिग्री, F is 80 डिग्री, R is 80 डिग्री, DF is 6 सेंटीमीटर, QP is 6 सेंटीमीटर. तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. Q है 60 डिग्री एंड D है 60 डिग्री, Q है 60 डिग्री और F है 80 डिग्री और R है 80 डिग्री. लेकिन इसमें तो इंक्लूडेड साइड DF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे QP 6 सेंटीमीटर दिया है. तो क्या करोगे? अच्छा, इसका आंसर लिखना रह गया. देखो, इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ, वो आपको मैं साइड में लिख के दे दूंगी बाद में. इस पे भी क्या करोगे? तो एंगल आप लिख सकते हो. देखो, अपने आप जैसे पहले लिखे ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है. सी एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, Q इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा. एंगल F इज 80 डिग्री और एंगल R इज 80 डिग्री. तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल R हो गया. साइड DF इज इक्वल टू साइड DF इज इक्वल टू साइड QP is equal to 6 centimeter, but QP is not side included between angle Q and angle R. So therefore, triangle DEF is not congruent to triangle QPR. देखो, ये 6 सेंटीमीटर, ये तो है DF और एंगल QP is equal to 6 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन जो लाइन है QP वो इंक्लूडेड नहीं है दोनों एंगल के बीच में, इसलिए ये कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे. तो ये तो आप लिख लोगे ना अपने आप. कैसे लिखोगे? एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, Q इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q. F इज 80 डिग्री, R इज 80 डिग्री. तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल R. साइड DF इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, but side PQ is not included the angle Q and R, so they are not congruent. ऐसे लिखना है. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, एंगल E इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल R हो गया. साइड EF इज इक्वल टू साइड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हाउएवर उसमें भी सेम वही है, PQ इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन एंगल P एंड R. तो ट्राइंगल DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, है ना. यहां पे देखो, E 80 डिग्री है तो P 80 डिग्री है, F 30 डिग्री है, R 30 डिग्री है. अब इन ये साइड तो दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड है. EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ is equal to 5 centimeter, but this line is not included between the angle. यहाँ पे included नहीं है ना, ये लाइन भी क्या होना चाहिए? दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए. So they are not congruent. So क्या होंगे? Congruence नहीं होंगे. समझ में आया? Now, अच्छा, ये लास्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये उसके आगे वाले का आंसर है. ठीक है. अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन. इन द फिगर रे AZ bisects angle DAB as well as DCB. मतलब रे AZ, ये रे मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है पर नो एंडिंग पॉइंट है. ये रे जो है वो एंगल DAB और एंगल DCB को बीचों बीच से कट करती है. तो state the 3 pairs of equal parts in triangle BAC and triangle DAC. मतलब एक ट्राइंगल था DAB और एक ट्राइंगल है DCB. उन दोनों ट्राइंगल को उसने बीचों बीच से बाइसेक्ट किया. तो अब हमें दो ट्राइंगल बन गए, एक ये एक ये. तो इक्वल पार्ट्स बताने, किस किस के? BAC के, एक ये हो गया और एक हो गया DAC. तो क्या हो जाएगा? देखो, द 3 pairs of equal part in triangle BAC.
and DAC. Angle BAC is equal to angle DAC. BAC का एंगल और DAC का एंगल इक्वल है, एंड साइड AC कॉमन है दोनों में, इसमें और इसमें, तो हो गया है ना। और BCA इज इक्वल टू DCA, ये तो दो एंगल और एक साइड इंक्लूडेड हो गई, तो दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए। सी से पूछा है कि ट्राइंगल BAC एंड DAC कॉन्ग्रेंस है, अगर है तो रीजन बताओ। तो कॉन्ग्रेंस है ही ना, हमने ऊपर दोनों एक्सक्यूज मी दोनों हमने तीन साइड तो बता दिया, दो एंगल और बीच की साइड्स, तो ये तीन तो चाहिए कॉन्ग्रेंस रूल के हिसाब से। तो अंडर द 1-1 करस्पॉन्डेंस BAC is corresponding to DAC, two angles and included side of triangle BAC are equal to the corresponding two angles and the included side DAC, तो इसलिए BAC is congruent to triangle DAC। दो ट्राइंगल बन गया ना, एक ये बन गया एक ये बन गया। अब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये जो AC है वो दोनों में कॉमन है, तो करस्पॉन्डिंग हो गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों करस्पॉन्डेंस पूछे थे, कौन से 3 पेयर्स इक्वल है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, और एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, और AC इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, तो ये इक्वल इंक्लूडेड साइड कॉमन हो गई दोनों में, तो ये तीनों कॉमन होने की वजह से ये तीन दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंस होंगे। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है, इफ AB इज इक्वल टू AD, मतलब AB इज इक्वल टू AD, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये AB जो है, ये AB वो AD के इक्वल है? Yes, AB is equal to AD because they are the corresponding sides of the congruent triangles BAC and DAC। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो गए, इंक्लूडेड साइड कॉमन है, दोनों एंगल कॉमन है, तो उनकी ये साइड्स है, तो इसलिए साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो आंसर इज यस, AB is equal to AD because they are the corresponding sides of the congruent triangles BAC and triangle DAC। थर्ड, CD इज इक्वल टू CB। अब ये CD इज इक्वल टू CB क्योंकि बाइसेक्ट किया है, बीचों बीच से कट किया है, तो दोनों साइड से इक्वल होंगी की होंगी, वही लिखा है। यस, CD इज इक्वल टू CB बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंस मतलब दो एक जैसे ट्राइंगल की साइड है तो वो भी इक्वल होंगी, इसलिए CD इज ऑल्सो इक्वल टू CB। तो समझ में आया? आज के लेक्चर में मैंने आपको दो क्राइटेरिया एक्सप्लेन किए। देखो बेटा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, आप सुनोगे समझोगे तो ही समझ में आएगा। खाली मेरे PDF भेज देने से, कॉपी कर देने से, आप कॉपी करके लिख दोगे, नोटबुक पूरी कर दोगे, उससे नहीं चलने वाला है, तो आपको वो समझना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो आज दो क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किए, एक SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, एंड सेकेंड वन इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। सो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखना, समझना, फिर मैं इसके PDF भेजूंगी, तो ये जितने भी ट्राई दीज हैं ये आपको सब अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।